नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। अब डिटेल में जाने से पहले ज़रा सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। रशिया की तरफ से अभी किस वजह से चाइना के साथ एक मिलिट्री अलायंस को फॉर्म करने का बात किया जा रहा है और इसका भारत के ऊपर आगे चल के क्या असर पड़ने वाला है। FATF में पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डालने के बाद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी पाकिस्तान में चल रही सभी आतंकवादी एक्टिविटी को लेके चाइना के ऊपर सीरियस आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या चाइना को भी अभी FATF के अंदर घसीटने की तैयारी किया जा रहा है? आने वाले 2 महीनों के अंदर DRDO की तरफ से एक बार फिर से स्टैंड मिसाइल की टेस्टिंग को कंडक्ट करने का प्लान किया गया है, जिसको 2021 के अंदर ही मास प्रोड्यूस करने का एम रखा गया है। इंडियन नेवी में अभी पहली बार वुमेन पायलट्स को एक्टिव रिकॉन मिशन में इंडक्ट किया जा रहा है और साथ ही इंडियन नेवी की तरफ से आज एक और मिसाइल को टेस्ट किया गया है। यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस सेक्रेटरी माइक पोम्पियो के इंडिया विजिट के दौरान भारत और US के बीच सैटेलाइट डाटा एक्सचेंज करने को लेकर एक डील को साइन किया जाएगा, जिसके लिए पहले से ही भारत की तरफ से ड्राफ्ट को तैयार करके रखा गया है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टिंग टिडिंग अपने रीसेंट स्पीच के दौरान ओपनली जंग की धमकी देते हुए पाए गए थे, लेकिन यहाँ पर ये धमकी किसकी तरफ इशारा करके दिया गया था ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। और अंत में पिछले कुछ हफ्तों के अंदर DRDO की तरफ से जितने भी मिसाइल को टेस्ट किया गया था, इन सब के पीछे इंडियन एयरफोर्स का हाथ है, ऐसा अभी DRDO की तरफ से बताया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत, चाइना और रशिया को लेके है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करने के लिए भारत अभी यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर क्वाड को फॉर्म करना चाहती है और क्वाड के सभी मेंबर अभी चाइना को काउंटर करने के लिए और इंडो पैसिफिक में चाइनीज इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे मिलिट्री एक्सरसाइज को भी इंडियन ओशन रीजन में किया गया था और इसमें रशिया भी शामिल था और इसी बात को लेकर चाइना अभी निश्चित रूप से चिंता में होगा, क्योंकि चाइना को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर क्वाड को फॉर्म किया जाता है तो ये नाटो की तरह एक मजबूत संगठन बनने वाला है, जो कि हमेशा के लिए आगे चल के चाइना के इन्फ्लुएंस को दबा सकता है। और यहाँ तक कि चाइना इसको अभी एशियन नाटो बता रहा है। पर इसी दौरान रशिया की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया जो कि भारत के लिए चिंता करने वाली बात बनने वाली है, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने रीसेंट इंटरव्यू के दौरान बताया है रशिया चाइना के साथ एक अलायंस को फॉर्म कर सकता है। हालांकि अभी इसके बारे में कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि चाइना के साथ रशिया भी एक मिलिट्री अलायंस को फॉर्म कर सकता है। अभी तक इसके बारे में चाइना की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है और ये जो आइडिया अभी सामने आई इसको रशिया की तरफ से पेश किया गया है कि अगर चाइना चाहे तो रशिया और चाइना के बीच नियर फ्यूचर में एक मिलिट्री अलायंस को फॉर्म किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए सरदर्द बनने वाला है, क्योंकि एक तरफ भारत यूनाइटेड स्टेट, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में शामिल होने वाला है, तो दूसरी तरफ रशिया अगर चाइना के साथ मिलकर मिलिट्री अलायंस को फॉर्म करता है तो भारत बीच में सैंडविच हो जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट और रशिया इन दोनों के साथ भारत का अच्छा संबंध है। यहाँ पर भारत रशिया को क्वाड में भी शामिल करना चाहता है, लेकिन ये इतना इजी नहीं होने वाला है। पर अभी रशिया की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट देने के 2 मेजर पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहला ये है कि US अलाइड नेशन की वजह से रशिया अकेला पड़ने लगा है, जिस वजह से उसको खतरा महसूस होने लगा है। वहीं पर दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि रशिया शायद यहाँ पर नहीं चाहता कि भारत यूनाइटेड स्टेट के साथ कोई भी मिलिट्री अलायंस में शामिल हो जाए और इसी वजह से रशिया ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है ताकि भारत को ये डर रहे कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट के साथ कोई मिलिट्री अलायंस को फॉर्म करते हैं तो रशिया चाइना की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अगला अपडेट FATF को लेके। मुझे पता है मैं जैसे ही FATF का नाम लूंगा आप सब अभी दुनिया का सबसे बेहतरीन और पॉपुलर टॉयलेट पेपर के बारे में सोचने लगेंगे। खैर इस बात को अभी जाने देते हैं, लेकिन अभी ANI की तरफ से इसको लेकर एक रिपोर्ट आया था जिसमें यह बताया गया है कि अभी चल रही FATF की मीटिंग के दौरान पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए सफिशिएंट समर्थन को हासिल नहीं कर पाया है और यहाँ तक कि अरब नेशन की तरफ से भी पाकिस्तान के खिलाफ इसमें वोट किया गया है और अभी पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है। लेकिन इसमें अभी एक छोटा सा ट्विस्ट होने वाला है। अब यूनाइटेड स्टेट की पब्लिक पॉलिसी रिसर्चर माइकल रूबिन की तरफ से एक स्टेटमेंट को दिया गया है और उनके मुताबिक पाकिस्तान में चल रही सभी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर आतंकवादी एक्टिविटी के पीछे अगर किसी का मेजर हाथ है तो वो चाइना है। वाशिंगटन के मुताबिक पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी एक्टिविटी किया जा रहा है इनको जानबूझकर चाइना बढ़ावा देता है और इन सभी को इंटरनेशनल फ्रंट में रोकने की कोशिश करता है ताकि बाद में वो इसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। उनके मुताबिक चाइना हालांकि सीधे तौर पर अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता है, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पर पाकिस्तान में हो रही आतंकवादी हरकतों को छुपाने की कोशिश करता आ रहा है।
ताकि इसको बाद में भारत में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और अभी तक कई बार पाकिस्तान को चाइना बचा चुका है, जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद थे, और हर बार चाइना इसमें अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बचाता आ रहा है। और FATF में अभी लगातार पाकिस्तान को चाइना समर्थन कर रहा है, जो कि चाइना की नैरो इंटरेस्ट को दर्शा रहा है। और अभी किसी भी इंटरनेशनल मंच में चाइना सबसे बड़ा करप्टेड बॉडी बन चुकी है, जो कि सीधे तौर पर आतंकवाद को समर्थन करता आ रहा है। अगला अपडेट सैंड मिसाइल को लेके है। आप सभी को याद होगा 3 दिन पहले सैंड मिसाइल के टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। अब सैंड मिसाइल की बात करें तो ये नाग मिसाइल का एक हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वेरिएंट है, जिसको स्टैंड अप डिस्टेंस से दुश्मन के टैंक के ऊपर फायर किया जा सकता है। अब 3 दिन पहले ही टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से ये बताया गया था कि सैंड मिसाइल का जो रेंज है वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक होने वाली है। लेकिन आज हिंदुस्तान टाइम्स में इसको लेके एक और रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक इसकी रेंज 10 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। और हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सैंड मिसाइल के कुछ और ट्रायल को भी आने वाले 2 महीनों के अंदर किया जाने वाला है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चल रही तनाव की वजह से इसकी टेस्टिंग साइकिल को काफ़ी हद तक इंक्रीज किया जा रहा है। और अभी इसको आगे चल के हमारे Mi-35 हेलीकॉप्टर से टेस्ट किया गया है। अब इन हेलीकॉप्टर्स में रशियन ऑरिजिन स्ट्रूम मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक एंगेज हो सकते हैं। लेकिन सैंड मिसाइल की रेंज यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक 10 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाली है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर तक होने वाली है। अभी इसकी नेक्स्ट ट्रायल दिसंबर में कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें इसको Mi-35 हेलीकॉप्टर से फायर किया जाएगा। उसके बाद अगले साल की शुरुआत से इसकी और भी कुछ ट्रायल कंडक्ट किए जाएंगे, और वहीं पर 2021 के अंदर इसको फुली ऑपरेशनल करने का एम रखा गया है। अभी हमारी नाग मिसाइल की बात करें तो जिनको नैमिका व्हीकल से फायर किया जाता है तो उनका रेंज 4 किलोमीटर तक है। और हेलिना मिसाइल यानी कि हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल की बात करें तो इसका रेंज 5 किलोमीटर है। पर सैंड मिसाइल की बात करें तो ये उनका एक एक्सटेंडेड रेंज वाला वेरिएंट होने वाला है, जो कि 15 से 20 किलोमीटर तक मार कर सकेगा। और इतने डिस्टेंस से अगर हम किसी हेलीकॉप्टर से दुश्मन के टैंक्स के ऊपर इसको फायर करते हैं तो हमारे हेलीकॉप्टर के ऊपर ग्राउंड बेस कोई भी ट्रिपल ए गन या फिर शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम से फायर आने की चांसेस काफी हद तक कम हो जाएगी। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है, और यहाँ पर इंडियन नेवी को लेके 2 से 3 अपडेट है, जिनको हम एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको मैंने कल बताया था कि भारत की तरफ से अभी बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी के ऊपर मल्टीपल नेवल वार्निंग को इशू किया गया था, जिसमें ये साफ हो गया था कि नेवी की तरफ से अभी मल्टीपल मिसाइल को टेस्टिंग करने का प्लान किया गया है। इसी दौरान आज एक खबर सामने आई है कि नेवी की तरफ से आज एक बार फिर से एक एंटी-सिग मिसाइल को टेस्ट किया गया है। इस बार INS प्रबल से KS-35 मिसाइल को फायर किया गया था, और इस टेस्ट को आज सुबह अरबियन सी में कंडक्ट किया गया है। और इसके टारगेट के तौर पर यहाँ पर इंडियन नेवी के गोदावरी क्लास की फ्रिगेट को रखा गया था। और नेवी की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक INS प्रबल से फायर किए गए मिसाइल ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ फ्रिगेट को हिट करने के साथ साथ एक ही बार में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं पर दूसरी तरफ नेवी में पहली बार वुमेन पायलट को इंडक्ट किया जा रहा है, और इनको इंडियन नेवी में मेनली रिकॉन मिशन में डिप्लॉय किया जाएगा। नेवी की स्टेटमेंट के मुताबिक डोनर ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स के अंदर टोटल 6 पायलट्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा था, जिनमें से 3 वुमेन पायलट थे। और अभी 22 अक्टूबर को वो INS गरुड़ा बेस से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुके हैं। इन 3 वुमेन पायलट्स का नाम लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप, लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा और लेफ्टिनेंट शिवांगी है। और इन तीनों को अभी इंडियन नेवी की सदर्न कमांड के अंदर ही डिप्लॉय करने का प्लान किया गया, जिनको मेनली डोनर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए अपॉइंट किया जाएगा। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट को लेके है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट के साथ साइन होने वाली बेका यानी कि बेसिक एक्सचेंज और कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन करने के लिए कैबिनेट की तरफ से फाइनल ड्राफ्ट को तैयार किया जा चुका है। और अगले हफ्ते जब यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस सेक्रेटरी भारत के गस्त पर आने वाले हैं तो उसी दौरान इसको फाइनली साइन किया जा सकता है। इस डील के साइन होने के बाद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को एडवांस टॉपोग्राफिकल, नॉटिकल और एरोनॉटिकल डाटा को प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही भारत की तरफ से जितने भी यूनाइटेड स्टेट मेड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है उन सभी के लिए बेहतर एवियनिक्स और एडवांस नेविगेशन सिस्टम को प्रोवाइड किया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट के स्टेटमेंट के मुताबिक इस डील के साइन होने के बाद जब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को बेहतर टेक्नोलॉजिकल डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, इससे भारत की एग्जिस्टिंग सभी मिसाइल की एक्यूरेसी काफी हद तक बेहतर बन जाएगी। और अभी वो भारत के साथ अपने डिफेंस रिलेशन को और भी ज्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं।
साथ ही माइक पोम्पियो की इस विजिट के दौरान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चल रही तनाव को लेकर भी भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच बातचीत होने वाली है। और अपनी भारत गश्त से ठीक पहले यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर ने एक और स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि चाइना अभी जानबूझकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत के ऊपर प्रेशर को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अभी माइक पोम्पियो के साथ भारत के गश्त पर आने वाले और 2+2 मीटिंग के दौरान इसके बारे में बातचीत होने वाली है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है और अभी एक बार फिर से चाइना की तरफ से जंग की धमकी दिया जा रहा है। और ये स्टेटमेंट अभी किसी और ने नहीं बल्कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टिंग टिडिंग ब्रिटानिया 50-50 पूबियर ने दिया है। चाइनीज प्रेसिडेंट ने अपने रिसेंट स्पीच के दौरान किसी भी पर्टिकुलर देश का नाम ना लेते हुए कहा कि चाइना किसी भी देश के दबाव में आने वाला नहीं है और अगर चाइना की सॉवरेनिटी के ऊपर कोई आंच आता है तो चाइना हेड ऑन इसका सामना कर सकता है। अब यहाँ पर चाइना का इशारा किसके तरफ है ये बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चाइना का अभी बहुत सारे देशों के साथ पंगा चल रहा है। हो सकता है ये स्टेटमेंट भारत के लिए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट भारत के लिए इशू किया गया है। ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग का ये जो स्टेटमेंट था इसको ताइवान और यूनाइटेड स्टेट के लिए इशू किया गया था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट अभी ताइवान को अपनी अलाइड कंट्री के लिस्ट में शामिल करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा होने के बाद यूनाइटेड स्टेट ताइवान को सीधे तौर पर मिलिट्री सपोर्ट देने की प्लानिंग कर रहा है और यही बात अभी चाइना को पसंद नहीं आ रहा है, जिस वजह से अगर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ऐसी कोई भी हरकत किया जाता है तो चाइना उससे पहले ही ताइवान के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। और शी जिनपिंग ने अपने स्टेटमेंट में इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट का नाम लेते हुए भी कहा है कि यूनाइटेड स्टेट अभी हवाई जैसे और भी कुछ चाइनीज कंपनियों को बैन कर रहा है और इस बात को लेकर चाइना को फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है। पर इसके लिए चाइना चाहकर भी यूनाइटेड स्टेट के साथ कोई डायरेक्ट जंग को शुरू नहीं कर सकता है, पर ताइवान यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर वजह जरूर बनने वाला है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से है। अब सबको ये बात पता होगा कि पिछले कुछ हफ्तों के अंदर DRDO की तरफ से रेगुलर बेसिस पर किसी न किसी मिसाइल की टेस्टिंग किया जा रहा है और पेंडेमिक के बावजूद भी DRDO अभी ओवरड्राइव मोड में काम कर रही है ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चल रही तनाव के बीच इंडियन आर्म फोर्सेस को बेहतर से बेहतर हथियार को प्रोवाइड किया जा सके। इसी दौरान ANI की तरफ से DRDO के चीफ जी सतीश रेड्डी जी का एक इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें जी सतीश रेड्डी जी ने बताया कि दरअसल पिछले कुछ दिनों में जितने भी टेस्टिंग को कंडक्ट किया गया था इन सभी को कंडक्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से DRDO को फुल सपोर्ट किया गया है और एक शॉर्ट नोटिस में ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मैन और मटेरियल सब कुछ अवेलेबल कराया गया है। आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी मिसाइल को टेस्टिंग करने से पहले काफी सारे लॉजिस्टिक इशू का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में जब इतना रैपिड टेस्टिंग को कंडक्ट किया जा रहा है ये सब अकेले DRDO के लिए पॉसिबल नहीं है। DRDO के चीफ जी सतीश रेड्डी जी ने बताया कि पिछले 6 महीनों के अंदर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जितने भी मिशन को कंडक्ट किया गया है उनमें से 160 घंटे से ज़्यादा की जो मिशन है वो DRDO की सपोर्ट मिशन है और इसमें इंडियन एयरफोर्स की अलग अलग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर शामिल थे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।